हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज से हम शुरुआत करेंगे हमारे इल्यूमिनेशन टॉपिक की। ये टॉपिक जेई लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। बहुत छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स के नहीं होते। जस्ट आपको फॉर्मूला पता है तो आप न्यूमेरिकल कर लेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। तो इसको मैं बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा आउटपुट मिले और सारी चीज़ें वन बाय वन आपको याद रहे। कुछ जो शॉर्टकट होंगे वो शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा। तो इल्यूमिनेशन होता क्या है, सबसे पहले उस पर आते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये टॉपिक जो है ना, ये जितने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, ये सब अपने आप में बहुत रिसर्च वाले टॉपिक्स है। इनका हमें बहुत, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत है। आप सड़क से जा रहे हो, आपके घर में जैसे लाइटिंग की बात करें तो आप देखोगे कि आपके घरों में अलग अलग जगह पे अलग अलग लाइटिंग होगी, अगर इंफॉर्मेशन है तो, है ना। आप सपोज करो आप बेडरूम में है तो बेडरूम में आपको बहुत ज्यादा लाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, बेडरूम में भी अगर ड्रेसिंग एरिया अगर है जहां पे आप तैयार होकर अपने बाल जमाते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा फोकस्ड लाइट की जरूरत पड़ती है ना, ताकि आपको बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन हो। किचन में बहुत अच्छे लाइट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर हो सकता है चीनी की जगह पता चले नमक डाल दिया आपने, है ना, गलती हो गई तो इस चक्कर में क्या होता है कि लाइटनिंग की जो व्यवस्था है वो एक बोल सकते हैं कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से करनी पड़ती, जहां कितने हमें उजाले की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सारा हम इस टॉपिक में ये पूरा इल्यूमिनेशन जो इंजीनियरिंग होता है, पूरा ब्रांच होता है, इसमें हम रिसर्च करते हैं, बहुत डिटेल वर्जन में पेपर लिखे जाते हैं और इसके बेसिस पे आपकी लाइटनिंग स्कीम तैयार होती है। जैसे आप एयरपोर्ट्स की बात करें तो एयरपोर्ट्स पे भी लाइटनिंग का बहुत बड़ा सेंस है। आप लाइट हाउस की बात करें, जैसे हमारे जो जहाज है वहां आपने देखा होगा टावर होता है व्हाइट हाउस टाइप का, है ना, लाइट हाउस भी बोलते हैं शायद उसको, है ना। तो वहां पर क्या है, एक इस तरीके से चलता रहता है, हेलोजन नुमा लाइट, है ना। तो वो अलग तरीके का लाइट होता है। आपने देखा क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट में जो फ्लड लाइट्स होती है उसका अलग तरीका है। तो लाइटनिंग इंजीनियरिंग बहुत बहुत वास्ट है। तो उसमें एक शब्द आता है इल्यूमिनेशन। तो बट सर लाइटिंग ही नाम रख देते, इल्यूमिनेशन क्यों रखते? इल्यूमिनेशन का मतलब क्या है? इल्यूमिनेशन का मतलब ये है कि लाइट तो एक क्या है, सोर्स का काम कर रही है। लाइट क्या कर रही है? एक सोर्स का काम कर रही है, सोर्स का काम कर रही है। और इस लाइट की वजह से सरफेस के ऊपर जो हमें दिखाई दे रही है लाइट है, क्योंकि देखो लाइट वहां से निकली सोर्स से, सरफेस के ऊपर ये है सरफेस। और सरफेस क्या होना चाहिए, सरफेस की विशेषता क्या होनी चाहिए कि सरफेस पे अगर लाइट पड़े, देखो ये सरफेस में बनाता हूं, अगर ये सरफेस की जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए कि कोई भी जो लाइट आ रही है वापस रिफ्लेक्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिफ्लेक्ट होने की क्षमता होनी चाहिए, तभी हम ह्यूमन आई से इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो लाइट का जो ये जो लाइट है आपकी, वो कहां से, आपका किसी सोर्स से आ रही होगी, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स। जहां से लाइट आ रही है उसको बोलते हैं सोर्स, है ना। और ये जो सरफेस है, सरफेस पे टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगी तो हमें नजर आता है। तो ये जो सरफेस, जितना सरफेस कवर होता है, जो हमें दिखाई पड़ता है सरफेस, जहां पे उजाला दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इल्यूमिनेशन बोलते हैं। तो सिस्टमेटिक डेफिनेशन क्या है? लाइट इज द कॉज एंड इल्यूमिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ लाइट, है ना। तो ये जो लाइट है एक तरह का क्या है? कॉज है। और ये जो सरफेस पे हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है? उसका इफेक्ट है। ये क्या है? उसका इफेक्ट है। ठीक है, इज द रिजल्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन दैट सरफेस। और सरफेस क्या होना चाहिए? सरफेस शुड बी कैपेबल टू रिफ्लेक्ट द लाइट व्हेन देन ओनली लाइट विल बी विजिबल, है ना। अगर मान लो खुद ने एब्जॉर्ब कर ली, लाइट पूरी एब्जॉर्ब कर ली, रिफ्लेक्ट नहीं करी तो हमें दिखाई नहीं देगी, है ना। तो इसीलिए रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। तो ये हम देखेंगे कि कौन सा लाइट कैसे क्या है, तो इसके जो टेक्निकल पैरामीटर्स है वो देखेंगे। तो चलिए इस पूरे डिस्कशन को मैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ रहे हैं इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग, है ना, तो इसको हम लोग दो हिस्सों में पढ़ेंगे। पहले हिस्से में हम बेसिक डेफिनेशंस और लॉस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एक दो लेक्चर में पूरा का पूरा कवर होगा। बेसिक डेफिनेशंस क्या है, टर्मोलॉजीज क्या है, टेक्निकल टर्म्स के भाई इसको किस में मेजर करते हैं, जिसमें लुमिनस फ्लक्स, लुमिनस इंटेंसिटी, है ना, बहुत सारी चीजें आएगी। लॉस में 2 लॉस है हमारे, वो अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। और सेकंड सेगमेंट जो है वो टाइप्स ऑफ लैंप है। तो अलग अलग टाइप के जो लैंप्स है, फ्लोरेसेंट लैंप हो गए, सोडियम नियॉन लैंप हो गए, सोडियम लैंप हो गया, मर्क्यूरी बेस्ड लैंप हो गए, वो सारे लैंप हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वन बाय वन और बहुत शॉर्ट समरी में देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट समरी का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर से, बढ़िया अच्छे से डिटेल वर्जन में, ताकि आपको एग्जाम में सारा क्वेश्चन आपसे बने।
ठीक है, तो ठीक ठाक तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, है ना। बहुत डेप्थ की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी डेप्थ की आपको, क्योंकि अगर डेप्थ में जाएंगे तो एक एक टर्म में आप ये मान के चलिए कि एक एक लेक्चर बनाया जा सकता है, बट उतना हम डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, है ना। जितना हमें एग्जाम की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले है लाइट। भाई लाइट होता क्या है, लाइट कहां से निकलता है, इट इज द रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी होती है फ्रॉम द हॉट बॉडी, है ना। सपोज करो मान लीजिए आपने एक वायर लिया, है ना, वायर लिया, इसमें करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो करने के बाद I²R लॉस होगा, जिससे क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ, है ना। हीट प्रोड्यूस करके क्या हुआ, रेडिएशंस हो गए, रेडिएशन के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हुआ, है ना। तो यहाँ इट इज द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी, है ना। ये पूरा पूरा क्या बन गया, हॉट बॉडी बन गया एक तरीके से, हॉट बॉडी। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसा कोई सा भी एग्जांपल हो सकता है। इट इज द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी विच प्रोड्यूसेस विजुअल सेंसेशन ऑन द ह्यूमन आई। जहां पे क्या प्रोड्यूस करे, विजुअल सेंसेशन है, वो जो हीट है वो हमें दिखे भी सही, है ना। ऐसे तो नहीं तो पता चले, ऐसी हीट भी होती है ना जो हम टच करके देखते हैं, वो मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं, जो दिखती है वो हम इलेक्ट्रिकल वाले, है ना, इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं। जो हीट हमें दिखाई देती है, विजिबिलिटी होनी चाहिए उस हीट से जो प्रोड्यूस हुई है ना एनर्जी, उसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, वो क्या रहेगा हमारा, और उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल लाइट का डेफिनेशन है। नेसेसिटी ऑफ लाइट क्या होनी चाहिए, द लाइट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली सो दैट द क्वालिटी ऑफ द वर्क कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट हैविंग एनी स्ट्रेस ऑन द आई। भाई देखो क्या होता था पुराने जमाने में, लेके चले कि पुराने जमाने में जब लाइट नहीं थी तब भी तो काम करते थे ना लोग, क्या करते थे तब, वो क्या करते थे, किस पे डिपेंडेंसी होती थी उनकी, सनलाइट पे, नेचुरल लाइट जिसको बोलते हैं। तो सूरज दादा जो थे वो अपनी एनर्जी देते थे, उसकी वजह से पूरा लाइट होता था। तो हमें जब हमारा ये जो आर्टिफिशियल जो इलेक्ट्रिसिटी आपको नजर आ रही है, ये जब नहीं थी, तब हमारे पास क्या होता था, लाइट का सोर्स सिर्फ एक था, नेचुरल लाइट जिसको बोलते हैं सन से आने वाले रेडिएशंस, है ना। वो जब धरती पर टकराते थे उससे हमें क्या होता था, विजिबिलिटी मिलती थी, है ना। सपोज करो आपके हाथ में कोई एक ऑब्जेक्ट है और अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा, बिल्कुल लाइट कुछ भी नहीं है ना, रात है बिल्कुल, चंदा मामा वगैरह वाली लाइट भी नहीं है, आप गली में निकल गए और सुबह जब 6 बजे जब उजाला आएगा, सनरेज यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, उसके ऊपर टकरा के आपकी आंखों में आएगी, है ना, रिफ्लेक्ट करेगी, वो लाइट आएगी, सनलाइट आएगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो रिफ्लेक्ट करेगी, देन आपकी आई क्या करेगी, उसको देखेगी, है ना। तो ये विजिबिलिटी। तो इसका मतलब क्या था कि शुरुआत में जब यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ क्या होती थी, सन, जो हमारी नेचुरल लाइट थी। तो लोगों का जो कार्यशैली था ना, वो भी ऐसा होता था। आप देखोगे कि पुराने टाइम पे घरों में क्या होता था, खाना जल्दी बन जाता था 4-5 बजे के, भाई सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद तो लाइट रहेगी नहीं, है ना, तो खाना जल्दी जल्दी खा लो। तो मेन जितने भी काम होते थे वो जब तक सन की रोशनी होती थी, सूरज की रोशनी होती थी, जब तक सारे काम निपटा लिए जाते थे। फिर रात में धीरे धीरे क्या हुआ, केरोसिन ऑयल मिलने लगा। केरोसिन ऑयल की मदद से क्या होता था, हम जलाते थे। मोमबत्ती फिर थोड़ा सा चेंज हुआ तो मोमबत्ती आने चालू हुई। मोमबत्ती के बाद में धीरे धीरे छोटे छोटे रूप में जब सेल डेवलप हो गए तो टॉर्च वगैरह आने लगी, लाइट आने लगी। ये तो 90s में जो लोग का जन्म हुआ होगा उन्होंने बहुत अच्छे से देखा होगा ये दौर, मैंने भी देखा है अपने बचपन में। चिमनियों में कई बार या मोमबत्ती में कई बार पढ़े हैं। ये नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी थी बट आती ही नहीं थी घर में इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कई बार 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की कटौती हो जाती थी। तो उस तरीके से ह्यूमन है ना, ह्यूमन बड़ा एडजस्टेबल है, वो जैसे भी कंडीशन हो वो कहीं ना कहीं तरीका खोज लेता है जीने का। आदिमानव थे तो आदिमानव बिल्कुल चिंगारी निकाल के हमारा हीट वीट सब जनरेट कर देते थे, है ना। बट हम तो और थोड़े से, हमें इलेक्ट्रिसिटी, आज की तारीख में जो बच्चे उनको इंटरनेट नहीं मिले तो परेशान हो जाते हैं, है ना। 20 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो परेशान हो जाते थे, उससे पहले अग्नि नहीं मिलती थी तो परेशान हो जाते थे। तो हर एक दौर में परेशानी का लेवल अलग होता है। आज मोबाइल डेटा नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाएंगे, आने वाली जनरेशन क्या हो, मोबाइल डेटा तो स्पीड वाला हाई स्पीड इंटरनेट नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। वो तो खैर आ ही चुकी है जनरेशन का, हाई स्पीड इंटरनेट नहीं मिलेगा तो क्लासेस नहीं हो पाएगी। चलिए, तो यहां पर क्या हुआ कि धीरे धीरे नेचुरल लाइट के बाद जब हम आर्टिफिशियल लाइट में आए तो आर्टिफिशियल लाइट से हम लोगों ने फिर क्या किया, कोऑर्डिनेशन किया कि इसको इफेक्टिव तरीके से कैसे यूज करें, ठीक है। चलिए खैर यहाँ पे आते वापस नेसेसिटी पे। द लाइट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द मोमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग विद आउट अ कॉलिजन विद अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब एडवांटेज और नेसेसिटी दिखा रहे हैं, तारीफों के फुल बांध रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं ना। द नेचुरल लाइट मे नॉट बी अवेलेबल ऑल द टाइम, हेंस इट इज नेसेसरी टू हैव आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है, सही बात है। द नेचुरल लाइट ऑफ अ सोलर सिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड बाय द आई विथ अ वेवलेंथ ऑफ 4000 से लगा के 7000 एंगस्ट्रॉन, है ना, एंगस्ट्रॉम।
ये लिखा होगा मैंने यहाँ पे कहीं पे, है ना, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये वेवलेंथ को दो चीजों में मेजर करते हैं। ये विजिबिलिटी, अभी मैं आपको सेकंड स्लाइड पे बताऊंगा कि हमारे बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स होती है, जो हमारी ह्यूमन आई जो देखती है उसकी जो रेंज होती है वेवलेंथ में अगर देखें तो 4000 से 7000 के बीच में होती है। और इसको अप्रोक्सीमेटली अगर मैं एग्जैक्टली लिखूं तो 3800 से लगा के 7800, तो कई कई सारी जगह पे आपको 4000 से 8000 भी मिल सकती है, 4000 से लगा के 8000 की रेंज भी मिल सकती है, ठीक है। तो घबराइएगा मत, अलग अलग जगह पे थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, 4 से 8000 या एग्जैक्टली देखें 3800 से 7800। अच्छा, अब क्या होता है, ये यूनिट होती है, ये यूनिट होती है 1 एंगस्ट्रॉम, है ना। एंगस्ट्रॉम को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे नैनोमीटर में तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस नैनोमीटर। मतलब क्या है कि एंगस्ट्रॉम वाली जितनी भी यूनिट्स है उसमें अगर एक जीरो हटा देंगे तो वो हमारी नैनोमीटर में हो जाएगी। और अगर आपको मीटर में करना है, मीटर में करना है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आपकी ज्यादातर जो फेमस यूनिट्स है वो काय में होती है, वो या तो नैनोमीटर में दिखाई देगी या एंगस्ट्रॉम में दिखाई देगी। तो आपको सिंपल सा एक तरीका यूज करना है, मीटर में ज्यादातर दिखाई नहीं देगी, ज्यादातर आपको नैनोमीटर की ही उसमें दिखाई देगी। तो आपको सिंपल एक करना है, कंफ्यूज मत होना, 4000 एंगस्ट्रॉम है और अगर उसको नैनोमीटर में करेंगे तो एक शून्य हटा दो, 400 हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इल्यूमिनेशन क्या होता है, द लॉस इन द सिस्टम इज लेस, सो एफिशिएंसी इज हाई, सही बात है। विद द हेल्प ऑफ स्विचिंग ऑपरेशन देयर इज इजी कंट्रोल, है ना, इजी भाई, जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी उसको इजी कंट्रोल कर सकते हैं, लाइटनिंग को। फ्री फ्रॉम एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, रनिंग कॉस्ट इज लेस, इट कैन बी एम्प्लॉयड फॉर लार्जर एरिया इल्यूमिनेशन, सही बात है। डिसएडवांटेज क्या है, कैपिटल कॉस्ट इज हाई। देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करो आपका घर बनता है ना, और घर में पहली बार जितनी भी लाइटिंग लेके आओगे ना सारे घर के लिए तो बहुत महंगी पड़ेगी, इनिशियल कॉस्टिंग हाई है। बट जब उसको चलाने का खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है, चलाने का खर्चा जितना आप चलाओगे, लाइटनिंग का बहुत ज्यादा बिल नहीं आता है, लाइटनिंग एनर्जी का बहुत ज्यादा। आपको मैं बताऊं 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर मतलब 1000 वाट को 1 घंटे तक चलाओगे तब जाके 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल बनेगा। और 1 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन अगर आप कम कर देते हो तो टैरिफ बहुत कम लगता है, ठीक है। हाँ, आप 500-700 यूनिट जला दोगे तो टैरिफ अलग लगेगा, बट अगर आप 150 यूनिट की रेंज के अंदर हो तो आपको ये मान के चलो कि सब्सिडी मिल जाती है कई बार तो गवर्नमेंट की साइड से। तो आप ये मान के चलो, तो ये तो जो हमारे लाइटनिंग बल्ब है आपके घरों में देखोगे 10 वाट, 20 वाट, 30 वाट, इससे ऊपर के ज़्यादा नहीं होते हैं, है ना। 30-40 वाट में सफिशियंट हो जाता है अगर स्पेशल पर्पस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी इसका जो कैपिटल कॉस्ट है जब खरीदते हो तभी हाई है, क्योंकि देखो हम गवर्नमेंट ने देखा है एलईडी जब इनकेडेंस लैम्प को चेंज करके एलईडी के एडवर्टीजमेंट चलाए तो बहुत कैंपेनिंग करनी पड़ी, तब जाके लोगों ने बिल बदले, अपने बल्ब बदले, एलईडी पे आए, है ना। बड़ी मुश्किल से तो इनकेडेंस से सीएफएल पे लाए थे, सीएफएल से फिर एलईडी पे लेके आए, है ना। तो कैपिटल कॉस्ट हाई है बट रनिंग कॉस्ट लेस है उसका। इलेक्ट्रिकल शॉक्स माइट ऑकर सो देयर इज अ डेंजर इन लाइफ। अब देखो घर में करंट है, उसको प्रॉपर तरीके से अगर नहीं यूज करोगे या उस पर प्रोटेक्शन यूनिट सही से नहीं लगाओगे तो हो सकता है वहां झटका भी लग जाए, है ना। इसलिए छोटे बच्चों को हम लोग खासा बचाते हैं। कई बार वो पता चले पेंसिल दोनों तरफ से छिल ली और लिया, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पता चला शॉक लग गया। तो प्लीज जितने भी स्विचेस वगैरह नीचे की साइड में देते हैं वहां पर टेप लगा देना ताकि बच्चों की रेंज से बाहर हो, अदरवाइज बच्चे बहुत शैतान होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन था जिसमें लाइट, नेसेसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, एडवांटेज ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। अब चलते हम लोग मेन चीज पे। देखो ये जो लाइट को कैसे इसका फॉर्मूला है लाइट का, इक्वल टू एस सी बाय लेमडा, ठीक है। तो यहां पर सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट जिसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर में करो 10⁵ आ जाएगा। एच क्या है, कई बार क्वेश्चन आता है एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, क्या होता है 6.625 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और लेमडा क्या है, वेवलेंथ, जिसको नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में भी करते हैं, ठीक है। चलिए बाकी मैंने कन्वर्जन सारे के सारे यहाँ पे लिखवा दिए। अब चलते हैं ये विजिबल रेंज वगैरह होती क्या है। देखो ये मेरे ख्याल से वाइट बैकग्राउंड है तो आपको पता नहीं विजिबल होगा कि नहीं। चलिए शानदार विजिबल है, वैसे तो सारा कुछ दिखाई दे रहा है ना। देखिएगा यहां पर क्या होता है, वेवलेंथ के हिसाब से यहां पे क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। ये है हमारा विजिबल एरिया। ये देखो यहां से आप देखोगे तो नैनोमीटर से बिल्कुल छोटे, बिल्कुल ये बोल सकते हैं 0.01, बहुत छोटी चीज से वेवलेंथ का है, वेवलेंथ की उसमें देख रहे हैं
0.01 नैनोमीटर से लगा के धीरे 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 बढ़ते 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 बढ़ते, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ते बढ़ते इधर जब तक जाते जाओगे तो किलोमीटर्स में जाते जाएगा, काय में चले जाएगा, इधर आगे की साइड में किलोमीटर्स में चले जाएगा। देखो नैनोमीटर से मिलीमीटर पे आए, मिलीमीटर से मीटर पे आएंगे, मीटर से फिर किलोमीटर पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपका बढ़ रहा है। तो अब देखो यहां पर क्लासिफिकेशन है कि ये जो बीच का एरिया होता है ना, बीच का एरिया जहां पे 380 का मतलब क्या है, ये नैनोमीटर में, इसको एंगस्ट्रॉम में लिखूंगा तो एक जीरो और बढ़ा दो तो ये एंगस्ट्रॉम में हो गया। और यहां पर आप देखोगे 7800 या 8000 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्सीमेटली इसको हम ये बोल देते हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लगा के 8000 एंगस्ट्रॉम तक क्या बोलेंगे, विजिबल रेंज बोलेंगे। इस वेवलेंथ में ही अगर लाइट मिलेगी हमें, इस वेवलेंथ की लाइट होगी तो ही ह्यूमन आई देख सकती है, अदरवाइज नहीं देख सकती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। और विजिबल स्पेक्ट्रम में ये कलर होते हैं, ये कलर को भी मैं बताऊंगा कौन कौन से कलर क्या क्या होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां पर आप ध्यान रखना। इसके बाद जो आएगा वो इंफ्रारेड आएगा। देखो रेड आ गया, आखिरी रेड है। रेड के बाद कौन सा आ गया, इंफ्रारेड, जिसकी रेंज क्या है 780 से लगा के 1 mm तक होता है। फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। और इधर आता है अल्ट्रावायलेट, इसके पहले विजिबल के पहले कौन आता है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेस, ये सब इधर। तो ये देखो एग्जांपल भी दे रखा है, मेडिकल इक्विपमेंट में यूज करते हैं। सनलाइट का यहाँ पे रहता है ना, विजिबल लाइट। फिर ये हमारा थर्मल, इंफ्रारेड, माइक्रोवंस, ये हमारे रेडियोस वगैरह जो एंटीना वगैरह जो रेडियो वगैरह है ना, हाई फ्रिक्वेंसी जितना भी है वो इधर वर्क करता है। चलिए, तो ये एक एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया कि विजिबल रेंज क्या था। इसको थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए यहां पर एक ग्लास प्रिज्म है, उससे व्हाइट लाइट गई, तो जैसे प्रिज्म से व्हाइट लाइट फ्लो कराओगे आप, तो यहां पर आपको इस तरीके से कलर मिलेगा। इसका एक कलर कोड है ना, वॉयलेट है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, ये अपन ने 6-7 क्लास में पढ़ाया होगा, है ना, विब्योर, है ना, विबग्योर है ना, इससे VIB, V फॉर, देखो इधर से चलेंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है याद रखने का। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया और थोड़ा सा याद रखने के लिए कि 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 एक रेंज बना दी, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखोगे 4 से 5 के बीच में 3 कलर आ जाएंगे। कौन कौन से कलर आ जाएंगे, वॉयलेट 4000 पे खड़ा है ना, इंडिगो 4400 और ब्लू आपका 4750। ठीक है, ऑलमोस्ट आप 400 ऐड करते जाओ, है ना, ऑलमोस्ट एक अप्रोक्स रेंज दी मैंने, 400 ऐड करते जाओगे तो होते जाएगा, 400 ऐड करो फिर 448 हो जाएगा। फिर आप देखो 5000 के बाद जो है वो 5500 पे कौन खड़ा है, ग्रीन, 5500 पे ग्रीन होता है। फिर हमारा क्या है, येलो 6600 पे, फिर 7500 पे हमारा रेड होगा, और रेड के ऊपर फिर जाएगा इंफ्रारेड, है ना, जो कि हमारा ये तो विजिबिलिटी वाली जितनी भी वेवलेंथ थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अच्छा देखो यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, 4000 एंगस्ट्रॉम को मैं 400 नैनोमीटर भी लिख सकता हूं। तो आप डिपेंड करेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों में एंगस्ट्रॉम या फिर नैनोमीटर में ही आपको ज्यादातर वेवलेंथ की डेफिनेशन, मतलब ज्यादातर वेवलेंथ की यूनिट्स यही पूछी जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा विजिबल रेंज। चलिए, तो ये रहा सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई। सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई का मतलब क्या है कि भाई देखो कई बार बोलते हैं ना, ग्रीन कलर को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती बचपन से। उसका रीजन ये है कि जब सेंसिटिविटी का ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, तो सेंसिटिविटी का ग्राफ प्लॉट करेंगे। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, जो हर जगह वैलिड होता है कि कितना बोल सकते हैं कि वेरिएशन कितना फास्ट है, कितना वेरिएशन फास्ट है। मतलब अचानक से कलर आया तो एकदम से आपके सामने से कलर निकाल देंगे, तो आई सबसे पहले किसको कैच कर सकती है, तो ग्रीन को कैच कर सकती है ना। तो देखो यहां पर आप देखोगे कि सबसे कम वॉयलेट है, और है ना, वॉयलेट और रेड क्या है, सबसे कम है सेंसिटिविटी में, और सबसे मैक्सिमम सेंसिटिविटी किसकी है, ग्रीन कलर की है। किसकी है, ग्रीन कलर की है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन होगा कि सर सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी तो ग्रीन की, ग्रीन अचानक से और हमको दिख जाएगा, तो क्या हम जितने भी हमारे ट्रैफिक सिग्नल हो गए, रेलवे में सिग्नल हो गए, उनको क्या हम ग्रीन कलर से कर दें, रेड से क्यों करते हैं, फिर हम तो ग्रीन को भी यूज कर सकते थे भाई रोकने के लिए, है ना। डेंजर का साइन हम ग्रीन से भी दे सकते थे क्योंकि तुरंत सेंसिटिव है। बट साथ में एक चीज का और ध्यान रखना है कि सेंसिटिविटी ही सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है, हमें डेंजर का साइन या स्टॉप करने वाले जितने भी सिग्नल होने चाहिए, डेंजर वाले जितने भी चीजें होनी चाहिए, वो दूर से दिखाई देना चाहिए, और दूर से वही चीज दिखेगी जिसका वेवलेंथ ज्यादा है। तो वेवलेंथ किसका ज्यादा है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है। तो वो जो खतरे के निशान ट्रैफिक सिग्नल पर रेड सिग्नल है ना, वो सारे के सारे इसलिए होते हैं
कि वो दूर से दिखाई दे व्यक्ति को, तो दूर से दिखाने में वही चीज दिखेगी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है। इसलिए हमने लास्ट जो हमारा कलर जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है, हमारे रेड की, इस वजह से रेड को हमने क्या करा है, खतरे के निशान हो गए। जहां पे हमें लगता है कि भाई यहां पे बिल्कुल भी खतरा है, जहां खतरा है वहां पे हम रेड कलर चिपका देते हैं। अब देखो डेंजर का साइन भी बनाएंगे तो रेड कलर से बना देंगे, ठीक है। तो और ग्रीन हमारा क्या है, हाईली सेंसिटिव है ना, तो यहां बोलेंगे ह्यूमन आई आर मोस्ट सेंसिटिव टू ग्रीन लाइट, है ना, और लीस्ट सेंसिटिव पूछेंगे तो वॉयलेट और रेड। तो समझ में आ गया, पता चले सेंसिटिविटी को देख के आपके मन में कोई डाउट आ जाए, इस वजह से मैंने ये चीज क्लियर कर दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग, तो यहां पर अब कुछ हम डेफिनेशंस की बात करेंगे। तो पहला है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल बहुत मैं पहले भी आपको बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह में पढ़ाया होगा जो गेट वाले स्टूडेंट होंगे, बट अभी आप यहाँ पे देखिए जेई वाले जितने भी स्टूडेंट है, प्लेन एंगल क्या होता है कि दो लाइंस के बीच का सिंपल एंगल, है ना, मतलब इसको 2D मान लीजिए, 2D में दो लाइन के बीच में कोई एंगल होता है, उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, है ना। इट इज द एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट इन अ प्लेन सरफेस बाय टू स्ट्रेट लाइंस। ये होती है यहाँ पे, सपोज करो ये हमारा रेडियस, ये क्या है, रेडियस, एक सर्कल था हमारा, देखो ये सर्कल है, तो ये प्लेन एंगल ऐसे हो गया। प्लेन एंगल कुछ इस तरीके से हम बना देते हैं, ये हो गया हमारा थीटा, ये रेडियस, ये भी रेडियस है ना, सेंटर है, और ये इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। तो थीटा क्या होता है, अगर इस थीटा को लिखना है तो थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन या फिर डिग्री, रेडियन या फिर डिग्री, है ना। इसके थीटा की यूनिट क्या होती है, डिग्री या फिर रेडियन। अगर इसको रिलेशन देखें तो 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री बाय पाई डिग्री होती है। 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, दैट इज द डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना, डिग्री और रेडियन में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आर्क अपन थीटा, ये क्या कहाँ काम आएगा अभी आगे, जब हम इसके देखो कोई भी लाइट लगाओगे तो वो कितने एंगल से सरफेस से एंगल बना रही है, कहाँ तक जाएगी, तो ये सब देखने के लिए हमें सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल देखने पड़ते हैं, क्योंकि कभी हम 2D में देखेंगे, कभी 3D में देखेंगे, है ना। तो उस हिसाब से, क्योंकि सपोज करो आप अभी एक एग्जांपल दूं कि सीलिंग में आपने लाइट लगाई, जैसे अभी इस स्टूडियो में ऊपर भी एक लाइट है, तो अगर मुझे इस लाइट का सरफेस देखना है कहाँ पे, दीवार पे, तो दीवार पे अगर मैं देखूंगा तो इसका मतलब क्या, मुझे 2D में देखना पड़ेगा एंगल, और जब मैं 3D में देखूंगा, रूम के बीच में स्पेस में देखूंगा, तब मुझे एक और एंगल की जरूरत पड़ेगी जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या है, एक तरीके का स्फेयर है, स्फेयर या फिर आइसक्रीम का कोन देखा है ना आपने, आइसक्रीम का कोन देखो, आइसक्रीम का कोन, ये आइसक्रीम का कोन है ना, आइसक्रीम का कोन है ना आइसक्रीम का, उसको उल्टा कर दो, उसका उल्टा कर दो, तो यहां पर जो है ये जो एंगल कहलाएगा, ये जो एंगल कहलाएगा, इसको आप ओमेगा से डिनोट कर दो। थीटा से डिनोट हमने प्लेन एंगल कर लिया, ओमेगा से किसको डिनोट कर दिया हमने, किसको डिनोट कर दिया, हमारे सॉलिड एंगल को। ये सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल का क्या है, रेडियस वही रहेगा, है ना, रेडियस वही रहेगा, और ये हमारा एरिया है, ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया, ये पूरा का पूरा क्या है, सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे यहां पर, है ना, यहां पर ये बोलेंगे कि ये आर्क अपॉन रेडियस का स्क्वायर, आर्क अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। अब एरिया क्या है, अगर मैं स्फेयर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो स्फेयर के केस में ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 4 पाई हो जाएगा सॉलिड एंगल। अच्छा, यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, जो कि काय में डिफाइन होती है, आपके डिग्री स्क्वायर में होती है। तो 1 स्टेरेडियन इक्वल टू 36 है ना, 180 डिवाइड पाई इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, क्योंकि डिग्री का स्क्वायर है ना, तो एक डिग्री कितना, उसमें एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 डिवाइड पाई, तो यहाँ सॉरी ये हमारा जो था ना, देखो 180 डिवाइड पाई, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3682.2 डिग्री स्क्वायर, ठीक है। तो ये कई बार ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। बिल्कुल सारी चीजें बहुत मैथमेटिक्स वाली है, जो आपको सीधे सीधे याद होनी चाहिए, कुछ भी रटने वाली चीज नहीं। देखिए कि ये, क्योंकि भाई अब रेडियस क्या होती है, ये फॉर्मूले क्या होते हैं, ये ऑलमोस्ट आपको पता होने चाहिए, है ना। मैं मानता हूं सॉलिड एंगल आपके लिए नया होगा, बट प्लेन एंगल आपको पता होना चाहिए, सॉलिड एंगल आपके लिए नया होगा, ठीक है। तो उसको मैंने आपको कोन से, ये आइसक्रीम का कोन है, उससे आपको याद रखना है ना। जोकर की टोपी भी ले सकते हो, जोकर की टोपी ना इस तरीके से टोपी होती है, ये जो एंगल बनाता है ना, ये क्या हो जाता है, ओमेगा हो जाता है। अब देखो इसके बीच में रिलेशन होता है, किसके बीच में, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच में रिलेशन है। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। थीटा क्या है, देखो अगर मैं कंप्लीट स्क्वायर की बात करूंगा, थीटा क्या है, 360 डिग्री,
तो उसको 2 पाई रख देना, 2 पाई रखोगे यहाँ पे तो ओमेगा क्या आ जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन, है ना। तो देखो जैसे हमने ओमेगा इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर का निकाला था। हेमिस्फीयर कोई बोल दे तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री या पाई रखोगे तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा। तो हमें हेमिस्फीयर के लिए आपसे कभी पूछ ले कि भाई सॉलिड एंगल क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे 2 पाई। कोई पूछ ले कि आपको स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल कितना होता है तो 4 पाई, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी न्यूमेरिकल में यूज होगा।